ने पूरे देश में 18 साल से ऊपर को फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। हालांकि मध्य प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में पहले से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया था और राज्य सरकार की तरफ से शुरू से ही जब से टीकाकरण शुरू हुआ है, और अगर 18 साल से ऊपर की हम बात करें तो 1 अप्रैल से टीकाकरण शुरू हुआ था, तब से ही फ्री टीके का ऐलान किया है। इस तरह के बोर्ड सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहले से ही फ्लैक्स वगैरह लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर है और साफ लिखा है कि 18 से 44 वर्ष की उम्र के हितग्राहियों को निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। दूसरे राज्यों की हम बात करें तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर को भी पैसे लेकर ये कहा गया था कि वो टीका लगाए, लेकिन अब चूंकि पूरे देश के लिए ऐलान किया गया है तो हम आम लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर कितनी राहत उनको मिलेगी। सर, मोदी जी ने जो ऐलान किया है कि व्यवस्थाएं तो राज्य संभालेंगे, लेकिन जो वैक्सीन की कमी आ रही थी, अब केंद्र सरकार वो वैक्सीन खरीद कर राज्यों को मुफ्त में देगी, क्या कहेंगे आप, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा है। वो तो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जितनी भी नीतियाँ हैं मोदी जी की वो तो एक नंबर है, उसके बराबर तो कुछ नहीं है। और जब पूरा विश्व उनके आगे मस्तक है तो फिर इंडिविजुअल उनसे बोलने का माने सूरज को दिए दिखाना तरीका है। इसलिए राशन की भी उन्होंने ऐलान किया है कि 80 करोड़ लोगों को, इससे अभी कोरोना में कई लोगों का रोजगार छिन गया था, क्या कहेंगे कितनी मदद मिलेगी लोगों को? बहुत मिलेगी। दीपावली तक के है, उन्होंने ऐलान किया है दीपावली तक के गरीबों को फ्री राशन। बहुत अच्छा है, नीति संगत है। युवा भी हैं, आप बताइए, अब 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री टीका लगेगा, क्या कुछ कहना है आपका? बहुत अच्छा किया मोदी जी ने 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन करने का। और मैं भी, अभी मुझे टीका नहीं लगा था, अब मैं भी टीका लगवाऊंगा और बहुत सही है। तो लोगों में देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है और लोगों का कहना है कि इससे काफ़ी व्यवस्थाओं में भी सुधार आएगा और वैक्सीनेशन की कमी जो लगातार बनी हुई थी वो भी दूर होगी। कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर वैक्सीनेशन के मामले में, उत्साह के मामले में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ये कहा जाए कि लोग यहाँ के वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ख़ासतौर के ऊपर ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ बताया जा रहा है कि लोग काफ़ी उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं। आंकड़े बहुत बेहतर हैं वैक्सीनेशन के। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ऐलान किया है, लोगों के अंदर और ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। डॉक्टर तरुण मेरे साथ में मौजूद हैं जो कि कोविड केयर इंदौर की देखते हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स और डेटा इनसे लेते जाऊंगा, साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर में एंटर करते हैं। तरुण भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल का क्या डेटा रहा, कितना वैक्सीनेशन रहा? कल सर हमने करीब 73,500 लोगों को वैक्सीनेशन किया था। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 4-5 दिनों से हमारा जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी उत्साहजनक रूप से तेज़ी से बढ़ा है। 3 जून को हमने पहली बार 50,000 का आंकड़ा क्रॉस किया था, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और परसों के दिन की बात है जिसमें हमने करीब 75,000 लोगों को वैक्सीनेट किया था। सर, जहाँ तक बात की जाती है इस तरह के ड्राइविंग वैक्सीनेशन के, हम आगे चल के देखते भी हैं, ये आइडिया और ये कंसेप्ट कितना बेहतर रहा, कितना लोगों में उत्साह? देखिए, पूरे इंदौर में करीब 6 ड्राइव-इन वैक्सीनेशन चल रहे हैं, जिसमें कि 2 वैक्सीनेशन सेंटर जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे राऊ का कार्मेल कॉन्वेंट और एमराल्ड हाई स्कूल, जो इसमें ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है। लाइक 18+ के लिए किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट जाके अपना वैक्सीनेशन वहाँ करा सकता है। बाकी जो हमारे 4 ड्राइव इन जो हमारे शहरी क्षेत्र में है, उस पे आपको प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ड्राइव इन में आप जाके 18 to 44 एज ग्रुप में आप वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस तो जरूर लेना चाहूँगा कि किस तरीके से एक्चुअली रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ आगे चलकर हम देखते हैं, ये 2 व्हीलर्स की लाइन है, यहाँ पर 2 व्हीलर्स वाले आते हैं जी। तो ये 2 व्हीलर्स लाइन है, यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आई जस्ट टेक अ स्मॉल रिव्यू। सर, कितना आसान हो गया है ये ड्राइविंग वैक्सीनेशन वाला? वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा आसान है। अब तो इजी है, जब इच्छा हो रही जाके आदमी लगवा लगा है। जब इच्छा हो रही जाके लगा रहे हैं। हाँ। तो वैक्सीनेशन कितना जरूरी मान रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इजी है इंदौर शहर के अंदर वैक्सीनेशन लेना? नहीं, बहुत इजी। हाँ, बहुत इजी। खासतौर पे ये ड्राइविंग में आप लोगों को सहूलियत हो रही है? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब बहुत सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। लोग भी पास नहीं है। एक जगह हम लोग गए थे, वहाँ बहुत पास थे, इसलिए नहीं लगवाए थे। अच्छा, अब यहाँ लगाना कन्वीनियंट हो गया। सर, ये तो कह रहे हैं बड़ा कन्वीनियंट हो गया है। यहाँ वैक्सीनेशन
हो जाता है। यानी आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं यहाँ, सर ये जैसे टू व्हीलर लेना है तो टू व्हीलर वाला व्यक्ति या तो टू व्हीलर पे भी लगवाए या प्रॉपरली अगर उसको बैठ के लगवाना चाहे तो वो लगा सकते। ड्राइव इन में जो हम पर्टिकुलर गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर वैक्सीनेशन हो जाता है। जहां तक इंदौर शहर की बात की जाती है तो सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि इंदौर शहर के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह जरूर नजर आता है। जहां तक आंकड़ों की बात की जाती है तो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स बताते हैं कि इंदौर में वैक्सीनेशन के आंकड़ों में काफी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर शहर के लोग काफी उत्साहित हैं। जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन जरूरी है और वैक्सीनेशन लगाने के बाद उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने शहर को सुरक्षित रखिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़ी की है। उसने 3+ जो लोग हैं सभी लोगों को वैक्सीन 21 जून के बाद मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा गरीब कल्याण योजना के तहत दीपावली तक जो गरीबों को है वो राशन मुफ्त दिया जाएगा। हमारे साथ शहर के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इस फैसले को देखते हैं। देखिए 2 बड़ी घोषणाएं की है, 18+ को मुफ्त वैक्सीन के लिए और दूसरा गरीबों को राशन के लिए। किस तरीके से देखते हैं आप? क्या पहली वैक्सीन से संबंधित जो घोषणा कल की है बहुत ही अच्छी स्वागत योग्य है और ये योजना शुरू से ही उनको लागू करना था। और केंद्रीय खाद्यान्न योजना जो लागू की है दीपावली तक मुफ्त गरीबों को अनाज बांटना। प्रधानमंत्री जी शायद हो सकता है आंकड़ों में हमसे बहुत तेज हों, उनके पास बहुत विशेषज्ञ लोग हों, लेकिन वो 83 करोड़ लोगों को ये लाभ का फ़ायदा उठाएंगे। 83 करोड़ परिवारों को की बात कर रहे हैं। एक परिवार में 2 लोग होते हैं तो देश की जनसंख्या के बराबर तो गरीबी हो गए। तो बाकी मध्यम वर्ग और उच्च श्रेणी वर्ग और बड़े वर्ग ये कहाँ चले गए? देश की जनसंख्या मेरे ख्याल से 300 करोड़ तो है नहीं, है ना। तो इस पर पारदर्शिता होनी चाहिए कि खाद्यान्न हम कितने लोगों को बांट रहे हैं। और दूसरा, खाद्यान्न बांटने के लिए मध्यम वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये 2 योजना के अलावा तीसरी योजना और करना चाहिए छोटे उद्योग और बड़े उद्योग और छोटे व्यापारियों के लिए जिनके घरों में बिजली के बिल, जिनकी छोटी छोटी यूनिटों में बिजली के बिल आए हैं, 2 महीने बैठे रहे हैं, कोई कारोबार नहीं हुआ है, उनको भी कोई टैक्स से संबंधित, जीएसटी से संबंधित, बिजली बिल से संबंधित योजना को भी लागू। बिल्कुल, व्यापारियों को छूट दी जाए ये मांग इनकी तरफ से है। सर आप बताइए 2 बड़ी घोषणाएं हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए वैक्सीन की योजना है वो बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि कुछ दिनों से ये देखा जा रहा था कि भारत का जो फेडरल सिस्टम है उसके कुछ मुख्यमंत्री लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे। वो एक उनका बहुत अच्छा निर्णय है कि अब वो दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। खाद्य बांटने की सवाल है, उसके पीछे ये देखना चाहिए गरीबों का तो आपने देख लिया, जो असली टैक्स पेयर है मध्यम श्रेणी का आदमी वो कहाँ जाए, उसके लिए क्या सोचा है? मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के लिए उन्होंने क्या सोचा है? उनके लिए न पहले सोचा गया न बाद में सोचा जा रहा है। तो वो बेचारा जो टैक्स सबसे ज़्यादा देता है वो कहीं का नहीं है। बिल्कुल, टैक्स पेयर के लिए भी सोचा जाए ये इनका कहना। आप बताइए 2 घोषणाएं बड़ी हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ये जो कल मोदी जी ने घोषणाएं करी ये तो बहुत अच्छी घोषणा करी उनने कि जो 18+ वाले परेशान हो रहे थे, दिक्कत जा रही थी वैक्सीनेशन में, अब उनको वैक्सीन अच्छे से मुफ्त लग सकेगी। ये अच्छी घोषणा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। बट ये दूसरी योजना जो राशन वाली है, जो गरीब तबके के मीडियम वर्ग के लोग हैं, मुफ्त राशन दीपावली तक देंगे। जबलपुर में भी 2 वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाई जा रही है। एक कोविशील्ड है और दूसरी कोवैक्सीन, और दोनों ही अभी जो है वो सरकारी अस्पतालों में लगाई जा रही है। निजी अस्पतालों को इसमें अभी अनुमति नहीं दी गई है। अप्रैल और मई के कुछ महीने में कुछ जगह जो है वो अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बाद एक आदेश के बाद जो है वो इस अनुमति को वापस ले लिया गया था। और अब केवल जो सरकारी अस्पताल हैं, जो सरकार के तय स्थान हैं, केवल वहीं अभी वैक्सीन लग रही है। हालांकि लगातार जो है वो निजी अस्पताल मांग करते रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन के लिए अनुमति दी जाए। जिस समय वैक्सीन लगाई जा रही थी उस समय 300 रुपये तक चार्ज जो है वो निजी अस्पताल वैक्सीन का ले रहे थे। 150 रुपये वैक्सीन का और 150 रुपये सर्विस चार्ज। तो अब एक बार फिर निजी अस्पताल मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुमति दी जाए, चूँकि 18+ लोगों को वैक्सीन लगानी है और बड़ी संख्या है जो स्लॉट लोगों के बुक नहीं हो रहे हैं, कई जगह परेशानी जा रही है। तो यही वजह है कि अब जो
निजी अस्पताल हैं वो भी मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जब तक उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी राज्य सरकार से, तब तक जो निजी अस्पताल हैं उन्हें वैक्सीनेशन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने दो बड़े ऐलान किए हैं। पहला ऐलान जो है 18 प्लस से जो लोग हैं उनको फ्री में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरा बड़ा ऐलान की अगर हम बात करेंगे तो कहा है दिवाली तक सभी गरीब तबके लोगों को फ्री में भोजन दिया जाएगा। आखिर इस दोनों चीजों को लेकर की क्या राय, हम उन्हीं से ही जानते हैं। सर, कल दो बड़े ऐलान हुए, किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल है तो ये काम मोदी सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। इतने लोग मर गए, लगभग 4 लाख के आसपास इस देश से लोग मर चुके हैं। गंगा में लाशें तैरती रही, परिवार के लोगों ने अपना परिवार खो दिया, किसी ने अपना बच्चा खो दिया, किसी ने अपनी माँ खो दी। इसके बाद इनको अचानक ज्ञान आता है कि हमको वैक्सीन फ्री करना चाहिए। ये ज्ञान इसलिए आता है क्योंकि कई राज्यों ने अपने राज्यों में वैक्सीनेशन का काम फ्री में कर दिया था। इनकी फोटो निकाल दी थी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, अपने फोटो लग रही थी, तो इनको बड़ी तकलीफ हुई। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये काम उन्होंने पहले क्यों नहीं किया। जब पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, जब वैक्सीन इस देश में आ गई तो उसकी सौदेबाजी होती रही कि इस रेट पे बिकेगी, इस रेट पे प्राइवेट वाले देंगे, इस रेट पे सरकारी पे लगेगी। मेरा कहना यह है कि जो काम पहले हो सकता था उसको अभी करने का श्रेय क्यों? सिर्फ इसलिए कि अभी यूपी का चुनाव आने वाला है। बिहार में जब चुनाव था तो हर बिहार वासियों को वैक्सीन फ्री में लगेगी, घोषणा की गई थी। तो मेरा कहना यह है कि ये वैक्सीनेशन इस देश की जरूरत है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी 24 मई को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको वैक्सीनेशन फ्री कर देना चाहिए और राज्यों को क्रियान्वयन की जवाबदारी दे देनी चाहिए। तो राहुल गांधी के सुझाव को उन्होंने भले ही 12 दिन के बाद माना, लेकिन माना। बिल्कुल, विपक्ष के सुझाव को तो माना है, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर वैक्सीनेशन को लेकर उनका क्या कहना है। भैया, फ्री में वैक्सीन लगेगा? जी जी, क्या किस रूप में देखते हैं? मैं वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मोदी सरकार बहुत झूठा सरकार है। मैं उनके खिलाफ ही रहूँगा। मैं उनका समर्थक था, मतलब है ना, अब उनके खिलाफ हो गया। जी बिल्कुल, देखिए कुछ समर्थन है, कुछ हैं। भैया, अब देखिए मोदी जी ने ऐलान किया है कि फ्री में वैक्सीन लगेगा, इसके अलावा दिवाली तक सभी गरीब लोगों को फ्री में खाना मिलेगा, किस रूप में देखते हैं इसे? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि मोदी जी ने ऐलान किया है, लेकिन इसमें इन्होंने काफ़ी लेट किया, क्योंकि ये महामारी जो है एक विशेष राज्य की नहीं है, ये विश्व महामारी है। तो इसमें तो केंद्र सरकार को ही पूरा जिम्मा लेना था। मोदी जी ने अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन साथ में डिसीजन लेने में थोड़ा लेट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल लेट ही सही, पर दूर ही दुरुस्त आए हैं। राज्य सरकार के द्वारा जिले के 92 धान खरीदी केंद्र के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किया गया है, जिसमें अभी भी 8 लाख क्विंटल धान खरीदी के अंदर में रखा हुआ है, जबकि इस वर्ष 36 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी और लगभग 28 लाख क्विंटल धान का उठाव हो गया है। आज हम अभी मदनपुर धान खरीदी केंद्र में खड़े हैं, जहां 29,000 क्विंटल धान अभी भी रखा हुआ है। अभी 15 तारीख को मौसम विभाग ये बता रहे हैं कि 15 तारीख को मानसून की दस्तक यहाँ छत्तीसगढ़ में दे देगी, लेकिन धान के उठाव के संबंध में देखा जाए तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ लगभग 29,000 क्विंटल धान रखा हुआ है और उठाव की कहीं भी स्थिति नहीं दिख रही है। ऐसे में अगर पानी गिरता है मानसून के बाद तो यहाँ भारी नुकसान होने की संभावना है। इसी तरह से जिले के लगभग 92 धान खरीदी केंद्र है, जहाँ लगभग 8 लाख क्विंटल धान रखा हुआ है और ऐसे में भारी नुकसान होने की संभावना है। अभी हम यहाँ धान खरीदी केंद्र के जो प्रभारी हैं उनसे बात करते हैं यहाँ की क्या स्थिति है। जी बताएंगे यहाँ कितना धान रखा हुआ है? 29,901 कुंटल मतलब रखा हुआ धान यहाँ पे, और शासन के द्वारा विगत 4 माह से कोई टीओ जारी नहीं किया गया है और न ही धान परिवहन कराने में कुछ रुचि दिखा रहा है। बशर्ते मेरे पास लेबर लोग थे, हिमालय काम किए हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ है और बैंक गए तो बैंक वाले बोल दिया कि अभी भुगतान नहीं होगा, धान परिवहन के बाद होगा भुगतान। तो लेबर लोग चले गए हैं, लेबर नहीं मिल रहा है और धान पूरा अस्त पड़ा हुआ है। बड़ा परेशानी हो रहा है हम लोग को और ऐसे में तो हम वेतन भी नहीं मिला नहीं 26 माह का
और आर्थिक स्थिति हमारी इतना कमज़ोर है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, धान खरीदी कब से बंद हुआ है और कितने दिन से आप रखवाली कर रहे हैं? अब धान खरीदी 31 जनवरी को बंद हुआ है और विगत 4 माह से एक भी टीओ जारी नहीं हुआ है, न गाड़ी लगा है, और हम 29,000 कुंटल को रखे रखवाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 29,000 क्विंटल धान की रखवाली इस भारी दोपहरी में, गर्मी के दिन में जो 42 डिग्री टेम्परेचर है आज यहाँ का, ऐसी परिस्थिति में यहाँ जो खरीदी केंद्र प्रभारियों के द्वारा धान की रखवाली की जा रही है। और अगर मानसून की बारिश होती तो यहाँ भारी नुकसान होगी और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक खरीदी केंद्र में जब 29,000 क्विंटल है तो और 92 खरीदी केंद्र है और जिसके अनुसार लगभग 8 लाख क्विंटल धान की यहाँ नुकसान होने की संभावना है। कोरोना काल में हर व्यक्ति परेशान है। मध्य प्रदेश सरकार ने विगत 1 जून से अनलॉक किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ व्यापारियों की पीड़ा है, क्योंकि जैसे हेयर कटिंग सैलून है उनको परमिशन नहीं दी है, टेंट एसोसिएशन है उनको नहीं दी है, गार्डन एसोसिएशन है उनको परमिशन नहीं दी है। तो आज कुछ टेंट एसोसिएशन वाले, गार्डन वाले और कल हेयर सैलून वालों ने रायसेन कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है, सरकार से मांग की है कि क्यों ना हमको भी खोलने की दुकान परमिशन दी जाए। शादी में 20 लोगों की अपेक्षा 200 लोगों की परमिशन दी जाए। आइए हमारे साथ कुछ व्यापारी, कुछ दुकान वाले, गार्डन वाले मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश अग्रवाल। दिनेश जी, आज आपने ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय, क्या मांग की है आपने? हम लोगों ने मांग ये करी है कि हमारे धंधे 2 साल से पूरी तरह बंद पड़े हुए हैं, तो हमने सरकार से मांग करी है कि हमें भी परमिशन दी जाए खोलने के लिए। और अभी जून जुलाई में कुल 10 मुहूर्त हैं और किसी गार्डन या किसी टेंट वाले के पास 2 या 3 कार्यक्रम से ज़्यादा है नहीं है। शादी लगभग सब कैंसिल हो गई हैं। सरकार ने जो नियम बनाया 20 लोगों को, वो ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कम से कम 200 लोगों की परमिशन मिले, जिससे कि हम सब लोगों को कुछ थोड़ा बहुत रोजगार मिल सके। 200 लोगों की परमिशन मिल सके। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। संतोष जी, क्या आज आपने क्या आवेदन दिया है, क्या मांग की है? आवेदन में यही मांग की हमने कि 200 लोगों की परमिशन है मेन, क्योंकि 10 दिन का शादियाँ बची हैं कुल, और 2 साल से सीजन में पिटे हुए लोग बैठे हुए हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि लोग सामान बेच के अपना घर का चूल्हा जला रहे हैं। तो अगर सरकार 200 लोगों की परमिशन देती, 10 दिन के शादी अगर लोग कर लेंगे तो नवंबर तक उनका जीवन यापन किसी तरीके से चल जाएगा, किसी तरीके से जीवन यापन हो पाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कानकर है। और क्या मांग चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं? फिलहाल सबसे बड़ी मांग हमारी जो है वो हमारे साथीगणों ने बताई है। उसके बाद भी हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली का बिल और जिस तरह के दूसरे कर जो हैं हमारे पास, उनको कहीं ना कहीं रियायत दी जानी चाहिए। समानता के अधिकार के रूप में हमारे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो हैं आर्थिक रूप से सहायता दी जानी चाहिए, और सारे हमारे ऊपर बिजली के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, डाइवर्सन टैक्स, और इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए। कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए। समानता के अधिकार के अनुसार ये लोग मांग करते हैं कि कृपया हमको भी समानता का अधिकार दिया जाए, हमको भी टेंट खोलने की परमिशन दी जाए, हमको गार्डन खोलने की परमिशन दी जाए। और जो 20 व्यक्ति की अनुमति है, करीब 200, वहीं बात और भी कही है कि जैसे घर से तो 20 से ज़्यादा व्यक्ति तो उसमें शामिल हो रहे हैं। गार्ड अगर आप अनुमति दें तो बेहतर होगा, इससे हमारा रोजगार भी चलेगा, हमारे बच्चे भी पलेंगे। अब देखना ये होगा कि साथी भी है और कब इन लोगों की कार्रवाई। समय पर उपचार जरूरी है, बल्कि अंदरूनी हौसला भी जरूरी है। ऐसी ही कुछ कहानी है मरीज की, जो करीब 40 दिनों के को हराकर जंग जीती है। सब कुछ कैसे हुआ, ये हम यहाँ के डॉक्टर से और खुद मरीज से जानने की कोशिश करना चाहिए। मरीज ने कब पेशेंट हैं, ये पहले जाके इंदौर में एडमिट हुए थे, फिर 29 अप्रैल को ये खंडवा में आए और 29 अप्रैल से आज दिनांक तक इनका ट्रीटमेंट हमारे कोविड-19 हॉस्पिटल में हुआ है। इसमें बीच में ये करीब 25 दिन के करीब ये बाईपेप पे रहे हैं और बाईपेप से फिर इनको नॉर्मल ऑक्सीजन पे शिफ्ट करके और आज ये डॉक्टर की सिचुएशन में आए हैं। और इनके ट्रीटमेंट में डॉक्टर रंजीत बड़ोले डॉक्टर हैं, डॉक्टर अग्रवाल मैडम हैं और डॉक्टर मोहित गर्ग हैं, इनके द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है और उन्हीं की वजह से आज ये स्वस्थ होकर और डिस्चार्ज हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना लंबा समय जब हो जाता है किसी मरीज को, तो स्वाभाविक सी बात है कि डिप्रेशन भी होने लगता है। किस तरह की परिस्थितियां आपको देखने को मिली इस पूरे मामले में? नहीं, ये सही बात कही है आपने कि कई बार मरीज अगर लंबे समय तक रहता है तो काफ़ी सारी चीज़ें सोचता है और मरीज का हौसला टूट जाता है। लेकिन इस केस में ये रहा है कि मरीज के जैसे परिजन हैं, उनके ब्रदर भी आए थे हमारे पास कि सर मरीज का हौसला कम हो रहा है, मरीज डिप्रेशन में जा रहा है।
हम लोगों ने समझाया, हमारी पूरी टीम है, योगेश शर्मा सर, रंजीत बड़ोले सर, मोहित सर, श्वेता मैडम, शिखा मैडम, हम लोगों ने बार बार जाते थे। और ना केवल हम लोग, हमारा पूरा स्टाफ जाता था। जनरली हम अटेंडेंट को कह देते कि आप लोग आइए, आप लोग भी समझाइए, तो हमने उनको अलाउ किया था। वो आए, उन्होंने भी उनका हौसला अफजाई करी। और यही जो उनका जो खुद के जो विल पावर है स्ट्रांग रहे, यही कारण था कि 2 महीने बाद आज वो स्वस्थ होकर अपने साथ आए हैं। और मैं और भी पेशेंटों के लिए कहना चाहूँगा कि कई बार ये बीमारी है, तो हमको बीमारी है तो उससे हमको बचने का तरीका है कि हम अपना जो विल पावर स्ट्रांग रखें, हम मजबूती से लड़ें। बीमारी है, हम उसको मात दे के आ सकते हैं अगर अपन हौसला अफजाई रहे। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर बीमार हैं तो बीमारी से लड़ें और हौसले को बुलंद रखें। खुद पवन से जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी लंबी लड़ाई जो उन्होंने कोरोना से लड़ी, उसके बाद उनके क्या अनुभव हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। पवन जी बताइए कि आप बहुत लंबी बीमारी से लड़ाई करके स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, किस तरह का अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। मैं आज डॉक्टर सर, पंकज सर, मोहित सर, यशवंत शर्मा सर, सभी ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा। वार्ड बॉय, टीचर, नर्स सभी ने देखभाल की मेरी। आज 50 दिन में मैं घर जा रहा हूँ। 22 दिन बाईपेट पे रहा। बहुत अच्छा लग रहा मेरे को। क्या विचार आ रहे थे इस दौरान जब लड़ाई लंबी हो रही थी, तो क्या विचार आ रहे थे मन में? उम्मीद तो नहीं थी बचने की, लेकिन सभी डॉक्टरों ने हौसला अफजाई किया, घर वालों ने किया। आज मैं स्वस्थ हूँ। और जो लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना सभी को संदेश ये रहेगा कि सभी अपना हौसला बना के रखें, स्वस्थ रहें, मास्क लगाएं। जो भी मास्क लगा के ज़रूर रखें साहब।